नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी की कर लेते हैं, जो आज हरिद्वार दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर प्रसिद्ध सुरेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और इस दौरान लक्सर के विधायक संजय गुप्ता भी मुख्यमंत्री के साथ थे। नहीं, बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूर्णाहुति के दिन यहां पर पहुंचा हूं। भगवान से प्रार्थना की है, कल शिवरात्रि भी है। मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान शिव सबके जीवन में हर प्रकार से उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। और सीएम पुष्कर धामी आज शाम चंपावत के टनकपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने 19 मार्च से शुरू होने वाले पूर्णागिरि मेले की तैयारियों पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मेला अधिकारी और पूर्णागिरि मेला समिति के सदस्य शामिल थे। इस दौरान सीएम धामी ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। पूर्णागिरि का जो हमारा धाम है, इस पर पूरे उत्तर भारत का इस क्षेत्र का लगने वाला सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पड़ोसी देशों से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आसपास के क्षेत्रों से सभी का आना होता है। तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, शौचालय की अच्छी व्यवस्था। उधर यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। अब तक उत्तराखंड के 17 छात्र लौट चुके हैं। आज सुबह 7 छात्र वतन लौटे, जबकि रविवार को 10 छात्र अपने घर लौटे थे। तो अब तक उत्तराखंड के 17 छात्र जो यूक्रेन में रह रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए ज्यादातर छात्र वहां पर थे, वो सभी लौट आए हैं। अभी और छात्र हैं उत्तराखंड के भी जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से छात्रों का जो दल भारत लौटा है, उसमें 17 छात्र उत्तराखंड के हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। भगवान से माँ सुरेश्वरी देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहाँ से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं, जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं, अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचे। हल्द्वानी का एक छात्र जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, उन्होंने सोमवार को घर लौटे वो, जिसके बाद परिजनों की खुशी आप देख सकते हैं। विजय सिंह नाम के स्टूडेंट ने अपनी पूरी आप बीती न्यूज़ 18 को बताई है। साथ ही भारतीय स्टूडेंट्स की देश वापसी को लेकर सरकार के प्रयासों की तारीफ की। पानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, जिसके अंदर करीबन 1800 भारतीय स्टूडेंट है जो अभी तक एविक्यूएट हो पाए होंगे। उसमें से तो 600 से 700 बच्चे ही एविक्यूएट हो पाए हैं जब तक मैं निकला था। अब धीरे धीरे बच्चे वहाँ रोमानिया बॉर्डर, स्लोवाकिया बॉर्डर, पोलैंड और हंगरी की ओर से 4 बॉर्डरों से निकल रहे हैं। लेकिन अब बीते 2 दिन पे पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पे कंडीशंस काफ़ी क्रूशियल होते जा रही हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं था वहाँ पर तो 500-600 हम इंडियन स्टूडेंट थे और नेशनलिटी अलग थी। लेकिन आज 48 घंटे का ये हाल है कि वहाँ पर करीबन 4000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और नेशनलिटी अलग है। टिहरी की अदिति कंडारी भी यूक्रेन से लौट आई हैं, अपने घर पहुंची और परिजनों में खुशी देखने को मिली। अदिति एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अदिति ने बताया कि 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रोमानिया बॉर्डर पहुंची थी और वहां से उन्हें भारत भेजा गया। बिकॉज यूक्रेन के भी बहुत लोग अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे थे, तो मैं पहले छोड़ के हम अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स पैदल चल के हम वहाँ पे बॉर्डर में पहुँचे। फिर वहाँ हम थोड़ी देर रुके, फिर एम्बेसी की बस आ गई थी,
फिर उन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस करा के हमारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था, वीज़ा, वो लगवा के फिर हमें एयरपोर्ट भेज दिया था। तो कई स्टूडेंट्स अब भी हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ खुशकिस्मत थे जिनके नाम वापसी की पहली लिस्ट में आ गए। कोटद्वार की पायल पवार भी उनमें से एक हैं जो यूक्रेन से लौट आई हैं सकुशल अपने घर, लेकिन उनका भाई अब भी खार्किव में फंसा है, जिसे लेकर पूरा परिवार परेशान है। यहाँ इंडिया पहुँची हूँ। मैं इवानो-फ्रैंकोस रीजन से आई हूँ। मेरा भाई लेकिन अभी भी वहीं है, खार्किव रीजन में, ईस्टर्न साइड में। वहाँ लगातार बॉम्बिंग एंड शेलिंग एंड फायरिंग हो रही है। उनके पास लाइट भी नहीं है और फूड सप्लाईज भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि जो। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देहरादून लिए चलते हैं आपको, जहां पर तिब्बत फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन पर भू माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। जमीन पर कब्जा करने को लेकर टकराव की स्थिति बन गई, जिस कारण पीएसी तैनात करनी पड़ी है। तिब्बत फाउंडेशन के मुख्य महासचिव ओगेन दोरजे ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर जमीन बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि जमीन पर संस्था का भवन भी बना है, जिसे कुछ लोग शनिवार को जेसीबी लेकर ध्वस्त करने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएसबीटी चौकी इंचार्ज भू माफियाओं की मदद कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेने के बाद डीजीपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। जो हमारी भूमि खाली है वो कुछ भू माफिया या क्या क्या पता नहीं है जी, मिल के कब्जा करना चाहता है। हम लोग को जीना हराम कर रखा है जी। जो भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है उसको हमने हर हालत में उसमें कार्रवाई कराई है। एफआईआर की आवश्यकता तो एफआईआर कराई है, विवेचना बदली है और उन पर हम, अगर पुलिस की भूमिका है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी भी गई और आगे भी देंगे। उधर रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा गांव में जमीन के विवाद को लेकर बवाल हो गया। विवादित जमीन को जोत रहे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडों और तलवारों से हमला कर दिया। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष लाठियां लेकर दूसरे पक्ष की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, उन्हें पीटने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही जुताई कर रहे ट्रैक्टर को भी रोकते हैं। हमले में एक परिवार के 2 सगे भाइयों समेत लोग जख्मी हुए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही डीएम ने विवादित 20 एकड़ जमीन को वापस दिलाने की गुहार डीएम से लगाई है। हम फिर कल एसडीएम सर के कहने से ज़मीन जोतने गए, तो हमें वहाँ हम 6 जने थे, 3 मेरी सिस्टर, 2 भाई, और उन्होंने हमें 4-5 वो पूरे 40-50 लोग थे, डंडे, लाठी, कृपान, चाकू लेके सब हमें मारा है। ये मेरी चोट और मेरी छोटी सिस्टर और मेरी एक सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उसको भी मारा है उन लोगों ने। उधर विकासनगर के कोतवाली इलाके के बाड़वाला में एक स्कूली बस पेड़ से टकरा गई और हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। दर्दनाक हादसा विकासनगर में। एक और डरावने वाली तस्वीर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पर सारी गांव में आज सुबह अचानक भूस्खलन हुआ। कई परिवार खतरे में आ गए हैं। भूस्खलन के वक्त का डरावना वीडियो भी सामने आया। भूस्खलन के कारण 11 घरों को अब खतरा पैदा हो गया है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत परेशान हैं और वहाँ पे गाय भैंस सारे अव्यवस्थित हो रखे हैं। आज इधर से सारा टूट रखा है। हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, अभी तक खाना बनने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे इतनी समस्या हो गई है कि घबराहट के मारे हालत खराब हो रही है। रुद्रप्रयाग से पहुँचने के बाद हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर जब इस स्लाइडिंग देखा कि लगातार स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो हमने जो नज़दीकी लोग थे उनको फटाफट खाली करवा दिया गया। मेरे साथ एसडीआरएफ और वाईएमएफ की दोनों टीमें हैं, जो और तहसील की टीमें हैं और तहसीलदार मैडम भी साथ में हैं। एक हादसा उधर ऋषिकेश में भी हुआ, जहां पर स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में जंगल में सोए एक साधु को आज सुबह जंगली हाथी ने पटक कर मार डाला। हाथी के हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 सालों में हाथी के हमलों में 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं।
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल अस्पताल में एक मरीज ने बीमारी से तंग आकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक काफी लंबे वक्त से टीबी से जूझ रहा था। 13 फरवरी को उसे रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं सीएमएस का कहना है कि युवक का लगातार उपचार चल रहा था, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसने आज ये कदम उठा लिया। उधर अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो को उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र सिंह नाथ ने फतह किया है। राजेंद्र सिंह ने किलिमंजारो को 3 दिन के अंदर 2 बार फतह किया। किलिमंजारो चोटी 5,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ 21 फरवरी को तंजानिया पहुंचे थे, जहां के नेशनल पार्क गेट से पैदल ही ट्रैक शुरू किया। राजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 दिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वक्त लग गया। तापमान -10 डिग्री पहुंच चुका था, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने इस चोटी को फतह किया है। देश और उत्तराखंड पुलिस का झंडा फहराया। पहाड़ों पर धूप खिलने के साथ ही मौसम साफ हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फ जमी होने की वजह से ठंड अब भी जारी है। चमोली के दशोली देवाल घाट और जोशीमठ ब्लॉक के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में अभी भी बर्फ जमी है। धूप खिलने के बाद बर्फ से ढके इन ग्रामीण इलाकों की तस्वीर और भी खूबसूरत लग रही है।